So today we are going to discuss about the reflection through a prism. So prism के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसके अंदर हमें देखना है दो तीन चीजें देखेंगे. क्या क्या देखेंगे? एक तो what is the relation among the some datas like angle of incidence, angle of emergence, angle of prism with angle of deviation, या in short बोले कि एक एम होगा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना कि कितने से लाइट विल डेविएट आफ्टर फाइनली रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिज्म. सो व्हाट मस्ट बी द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन. सेकंड, व्हाट शुड बी द प्रिज्म फार्मूला. सो ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये आपके इसमें इस साल है. स्कैटरिंग इज रिलेटेड परमानेंट, मतलब इस साल के लिए स्कैटरिंग नहीं है, रिफ्लेक्शन का कोई पार्ट नहीं है इस साल. तो रिफ्लेक्शन सब कुछ है, स्कैटरिंग हटा दिया नहीं. तो हम बना रहे हैं यहाँ पर सर एक प्रिज्म बना रहे हैं. अच्छा, ये प्रिज्म का ये जो सेक्शन है, ये फ्रंट दिखता कैसे एक्चुअल में, पहले मैं वो बना देता हूँ कि प्रिज्म नजर कैसे आता है. सब लोगों ने वैसे तो अपनी अपनी स्कूल्स वगैरह के अंदर देखा होगा, फिर भी ये बिल्कुल टॉप व्यू ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो. साइड व्यू बनाओ तो साइड व्यू ऐसे बनेगा. थोड़ा ये साइड व्यू, एक साइड से जब आप इसको देखोगे ये कुछ इस तरह से नजर आएगा. दोनों सेम ही है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है. ये थोड़ा ज्यादा ऊपर से देख रहे हो, ये साइड से देख रहे हो. थ्री डी व्यू बनाना आना चाहिए सभी को, है ना. जैसे मैंने बनाया, कैसे बनाते हैं, दो ट्राइंगल बना दो, दोनों की लाइंस को ज्वाइन कर दो, बन गया प्रिज्म, खत्म कहानी. ठीक, तो बड़ा आसान होता है. बनने के बाद बड़ा मजा आता है, क्या यार 3D में नजर आ रहा है सब कुछ. सो देखो, इसको नाम दे देते हैं हम कुछ A, B, C, D, E, F. कंटिन्यूएशन के अंदर मैंने नाम दे दिया. सो द फेस ADE, जो बिल्कुल आप प्रिज्म को एकदम ऐसे फ्रंट से देखोगे तो जैसे मान लीजिए ये बॉक्स, दिस द बॉक्स, तो ये इस तरह से चारों तरफ से एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक इधर ऊपर. ये जो फ्रंट से देख रहे हो आपको ये स्क्वायर टाइप का नजर आ रहा है, उसकी जगह सामने से जो नजर आ रहा होगा वो कैसा नजर आ रहा होगा, ट्राइंगुलर शेप. सो दिस front face is called principal section of the prism, ADE. So जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, this is nothing but ADE, principal section of the prism. So इस prism के अंदर how many rectangular surfaces are present? तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि how many rectangular surfaces are there. So if I'll talk about rectangular surfaces, so there are three rectangular surfaces. First, एक बोलूंगा ABCD, जो इस तरह से इंक्लाइन हुई है. किस तरह से आप करेंगे, कोई सी भी एक बुक लीजिए. लेट्स सपोज ये बुक है मेरे पास और आपने उसको क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया. तो ये जो आपको व्यू नजर आ रहा है फ्रंट का, वो तो है ट्रायंगुलर सेक्शन. फिर ये वाला जो फेस है, ये एक वन ऑफ द फेस, ये दूसरा फेस रेक्टेंगुलर, और ये नीचे भी जॉइंट है, तो ये बन गया आपका एक और बेस. देयर आर थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस और फेसेस. फर्स्ट ABCD, सेकंड ADFE, एंड थर्ड CDEF. CDEF is called base of the prism, और ये इसके इंक्लाइंड वाली सरफेसेस है जो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है. ये दोनों सरफेस ABCD एंड ABEF जहां इंक्लाइंड है, तो ये दोनों जहां पे ज्वाइन हो रही है वो लाइन कहलाती है रिफ्रैक्टिंग एज. सो अगर मैं AB बोलूं, AB लाइन, तो AB लाइन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म. उसका किनारा जहां तक रिफ्रैक्शन होगा.
लाइट किसी एक सरफेस, अच्छा ये ऑलमोस्ट पूरा सिमेट्रिकली दोनों तरफ से और सामने से पीछे से, यानी कि लाइट चाहे इधर से है इधर से है, सिमिलर तरीके से रिफ्लेक्शन भी लगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर इधर से हमें लाइट दिख रही है तो वो कौन सी लाइट कहाँ पर हिट होगी, इस पूरे सरफेस ए बी ई एफ पर, और फाइनली कहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से। अंदर क्या हो रहा होगा वो आपको अभी डायरेक्टली नहीं पता। तो देखो 3D के अंदर कितना अच्छा व्यू नजर आ रहा होगा आप लोगों को। एक लाइट जा रही है, अंदर गई, अंदर कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ होने के बाद ये फाइनली बाहर आई और फाइनली इस तरह से कहीं पे बैंड हो गई। तो अंदर के अंदर जो भी फेनोमेनन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, क्या क्या हुआ वो अभी नहीं पता, अभी हम करेंगे उसको, ठीक है। तो मेन चीज आपको क्या नॉन टर्म्स क्या है, इंसिडेंट रे, इनिशियल इंसिडेंट रे, एंड फाइनली जो रे बाहर आ रही है तो उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। है ये भी रिफ्रैक्टेड रे, इट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन फाइनली सब कुछ होने के बाद फाइनली जो बाहर इमर्ज हुई तो उसी रिफ्रैक्टेड रे को हमने एक नाम दे दिया इमर्जेंट रे। द एंगल ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। आप चाहो तो इनको सिंबल पी क्यू आर दे सकते हो, अगर आप कंफ्यूज होते हो ए से यही ए रखना हो तो आप चाहो तो पी मान लेना, कुछ भी मान लेना, लेकिन ये ए टर्मिनोलॉजी वाला है एडीई का, और ये ए एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि द एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन ये फाइनली इतने से बैंड हो गई, इतने से बैंड हो गई। तो हमारा एम है ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को फाउंड करना। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाता, लेकिन ये फाइनली इमर्ज इस तरह से हुई है, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से, ये क्या कहला रहा है, जो डॉटेड लाइन बनाई ये इसका इनिशियल इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ विदाउट एनी डेविएशन। कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो जानी ऐसे सीधी चाहिए थी, लेकिन ये फाइनली इमर्ज इस तरह से हुई है, यानी कि अपने पाथ से कितने से डेविएट हो चुकी है, डेल्टा से। दैट्स व्हाई दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यहां लिख देता हूं, एंगल डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जो वन ऑफ द एम रहेगा इसके अंदर हमें कि ये कितना आएगा, अगर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है तो क्या नोन हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी उसमें करेंगे। अब ये चीज 3D में ऐसे नजर आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल जब सामने दिखाया जाएगा तो हमें वो ये फेस नजर ना आकर के यही हिस्सा नजर आएगा, तो हम इसकी इस वाली लाइन ए पर ही लाइन वो इस तरह से इंसिडेंट करेंगे। मैं बता रहा हूं कैसे। ये जो इंसिडेंट रे, ये एक्चुअल में ये वाली इंसिडेंट रे हिट यहाँ हो रही है, लेकिन बिल्कुल सामने से देखने पर आपको उसके पीछे का वो जो सरफेस है वो नजर नहीं आ पा रहा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म। So these are the terminologies, and let's suppose mu is the refractive index of the given prism. इसके और इसका मतलब अगर प्रिज्म में पूछे तो there are two triangular faces, three rectangular faces. Prism is made up of two triangular faces and three rectangular faces, out of which one is the base, two are the inclined surfaces. Refraction will occur always on the inclined surfaces, either ABEF और ABCD. लाइट अगर इधर से फॉल होगी तो फाइनल इमर्जेंट इधर से निकलेगी, इधर से इंसिडेंट हो रही है तो फाइनली इधर निकलेगी। दूसरी चीज जो याद रखनी है, मैं आगे काम में लूंगा इस फेनोमेनन को। द लाइट, सिंस लाइट ओबेज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का, मानने की बात चल, मान लो 30 डिग्री से इंसिडेंट हुई, और फाइनल इमर्जेंट रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस जैसे कहलाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में रिफ्रैक्शन एंगल बोल सकता हूँ, और इमर्जेंट रे तो उसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नया नाम दे दिया एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो लेट्स सपोज फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस था 60 डिग्री, तो 30 डिग्री पे अगर इसको फॉल करवाएं तो ये 60 डिग्री से निकल रही, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, अगर मैं पाथ को उल्टा कर दूं तो सेम तरीके से फॉलो होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इधर से कोई इंसिडेंट रे 60 डिग्री पर हिट करवाऊं, इंसिडेंट करवाऊं, तो इधर से फाइनल रे कितने डिग्री से बाहर निकलनी चाहिए, 30 डिग्री। तो ये आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर रहना चाहिए।
जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब हम समझ लेते हैं कि वर्किंग कैसे होती है। डायग्राम माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 3D अच्छा खासा डायग्राम बना दिया, ड्राइंग अच्छी है मेरी, डोंट वरी, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये एक इंसिडेंट रे है, ये पी पॉइंट पर हिट हुई, इस पॉइंट को बोल दिया पी पॉइंट। इसको आप नाम देना चाहो तो जे बोल दो, जेपी। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तुरंत क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। गिवन सरफेस कौन है? ए। तो ए के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर द गिवन इंसिडेंट रे। मैंने ये बोल दिया कि ये n1, ठीक है, नजर आ रही होगी ना 90 डिग्री, बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। नाउ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, बिल्कुल सीधी, विदाउट एनी डेविएशन। अगर प्रिज्म नहीं होता, एयर के अंदर एयर में ही चल रही होती थी, लेकिन यहां पे हो क्या जाएगा, इट विल बैंड। एंड सिंस बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको एयर मान लूं या रेयर मीडियम मान लूं, और ये है ग्लास और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, क्लियरली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का हो गया, तो रेयर टू डेंसर जाएगी, तो बैंड किधर हो जाएगी हमेशा, व्हेनेवर द लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, बैंड towards normal. towards the normal. Towards the normal. Very good. So towards the normal हो गई, और ये towards the normal होकर के लेट्स सपोज हिट कहीं पे हो गई इस जगह पर, तो ये क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे विल बी सर्विंग एज सेकेंड इंसिडेंट रे फॉर पॉइंट Q। पॉइंट Q मान लिया, तो Q पॉइंट के लिए जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है ये खुद किसका काम करेगी, सेकेंड इंसिडेंट रे का। आगे बढ़ने से पहले यहां के कुछ एंगल मेंशन करते हैं। ये है नॉर्मल लाइन और ये है रिफ्रैक्टेड रे, बैंड वाली रे। तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये n1 चल ही रहा था आपका, ये वाली लाइन n1 को रिप्रेजेंट कर दी है, तो ये एंगल कितना कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होना है इसलिए मैं एक को नाम दे रहा हूं R1। ठीक, ये इनिशियली अपने एक्चुअल पाथ से कितने से बैंड हो गई, इतने से बैंड हो गई। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसी को तो हम डेविएटेड रे बोल रहे हैं, ये इसका एक्चुअल पाथ, और इस एक्चुअल पाथ से ये इतने से डेविएट हो गई, इसलिए इस एंगल को मैंने नाम दे दिया डेल्टा 1, इनिशियल एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एक्चुअल पाथ रे से कोई रे अपने एक्चुअल इंसिडेंट अपने एक्चुअल पाथ से जितने भी डिग्री से बैंड हो जाएगी वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इनिशियली रे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन जाकर सीधी ना जाकर के ये PQ पाथ को फॉलो कर रही है, तो बाय whatever angle it has been deviated that is called delta 1. now Q पॉइंट पर ये हिट हुई, तो R1 और I guess delta 1 are pretty much clear to all of you. now Q पॉइंट पर ये हिट हुई, तो यहां पर भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। अगेन द नॉर्मल शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सरफेस कौन है, सरफेस इज AD, तो AD के रेस्पेक्ट में इसको बोल दिया मैंने सेकंड नॉर्मल N2। अब ये जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे 2 है या फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, फाइनली ये इमर्ज होने वाली बाहर। बाहर कौन, फिर से एयर यानी कि रेयर, और ये कहां से आ रही है, डेंसर, डेंसर टू रेयर। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती, या तो TIR अगर हो जाए, इफ द क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इसका इंसिडेंस हो जाए तो अभी हम ये नहीं मान रहे कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो अभी TIR अभी नहीं करवा रहे, अभी हम सिंपल बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, इसको R1 दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको नाम दे दिया R2। आप चाहो तो इसको I' बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे,
क्योंकि अक्सर बुक्स में लिखा हुआ रहता है तो मैं ये नोटेशन फॉलो कर लेता हूँ जिससे समझ में भी आता है, और फिर बहुत सी जगह हमें काम लेना पड़ता है तो एक सिंगल नोटेशन को हम फॉलो करेंगे। और इस ये जो n2 है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, और n1 को एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ। ये दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया n। n1 और n2 को रिड्यूस कर दिया, एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, इनको नाम दे दिया n। एंगल I is angle of incidence in initial or first angle of incidence. Angle R1 first angle of refraction. तो ये हमने जो यहां लिख दिया उनको मैंने डिनोट भी कर दिया। सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू IR2, जिसको मैं R2 बोल रहा हूं। मेरा मन है, मेरी इच्छा, जो मैं बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको मेंशन करना जरूरी। तो अब ये जैसे ही मेंशन किया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप भी ध्यान रखिए, जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहे करें, यू आर टोटली फ्री, बट मेंशन इट। डेल्टा 1 एंगल ऑफ फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन, फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, अब ये सेकंड इंसिडेंट रे क्यू पॉइंट पर हिट हुई, अगर यहाँ पे एडी सरफेस नहीं होती तो ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन जैसे ये डेंसर टू रेडर जाएगी इट विल डेविएटेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो नॉर्मल है, ये इसकी एक्चुअल लाइट रे थी, तो अवे हो गई, तो ये मैंने अवे करवा दिया, थोड़ा सा इधर करवा दिया, ये अवे हो गई अपने एक्चुअल पास। एक्चुअल पास ये डॉटेड ब्लू लाइन, इससे अवे हो गई। एक्चुअल पास से कितना अवे हो गई ये वाली, तो ध्यान से देखें, इस चीज को समझिएगा। इसको मैंने पीछे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है ये तो हुआ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये वाली जो लाइन है सीधी ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन तो इसकी सेकंड एक्चुअल इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो ये वाली लाइन है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा 2। इतना समझ में आ गया होगा कि बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये डेल्टा 2 और ये वाला डेल्टा 2। सो डेल्टा 2 हमने बोल दिया क्या, सेकेंड एंगल ऑफ डेविएशन, सेकेंड एंगल ऑफ डेविएशन। और एक मेंशन और करना है, फाइनल, ये फाइनली कितने से रिफ्रैक्ट हुई या कितने से इमर्ज हुई, तो नॉर्मल का और फाइनल यही हमारी सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे है। इस सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे को हमने नाम क्या दे रखा है, इमर्जेंट रे, फाइनल इमर्जेंट रे। तो नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बना वो फाइनल बन रहा है, इसको हमने बोल दिया E। सो वेयर एंगल E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस किस चीज को शो करता है, ये फाइनली कितने से इमर्ज हो रही है बाहर आकर के। ये सारी चीजें हमने मेंशन कर दी, ठीक है। अच्छा, ये थी, ध्यान से देखिए, ये थी हमारी एक्चुअल इनिशियल इंसिडेंट रे। अगर कुछ भी नहीं होता तो रे को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, और फाइनली ये कितने से बैंड हो गई, तो ये इमर्जेंट रे, इस इमर्जेंट रे को ही ये पीछे प्रोड्यूस कर रखा है हमने। ये तो इसका मतलब इस पॉइंट को नाम दे देता हूं M। इस जगह से फाइनली ये इतने से डेविएट हो गई, देखो, तो यही है हमारा मेन एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो हमें फाइंड करना है। दिस इज आवर एम, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम एंड दैट्स हाउ द रिफ्लेक्शन विल अकर थ्रू द प्रिज्म इनसाइड ऑफ इट। तो ये है इसका डायग्राम जो बाहर से दिख रहा था, अंदर क्या क्या हुआ होगा तो कहानी, क्योंकि हमें पता है, हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमें पता है रिफ्लेक्शन वगैरह कैसे होते हैं, उसके बेस पर हमने इंटरनल जो दिख नहीं रहा वो भी हमने दिखा दिया, उसका डायग्राम यहाँ पर। तो कितनों को दिख गया भाई इनके अंदर तक का, इस प्रिज्म के कितनों को समझ में आ गया पूरा। सो स्टेप 1 हियर, ध्यान से देखेंगे, इन ट्राइंगल MPQ, इन ट्राइंगल MPQ, ट्राइंगल MPQ के अंदर देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल नजर आएगा सबको। ये एंगल है डेल्टा 1,
ये एंगल है डेल्टा 2 और ये वाला है पूरा एंगल डेल्टा। तो डेल्टा इज सर्विंग एज व्हाट एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हमारा एम यही कैलकुलेट करना है अभी इस टाइम पर राइट नाउ। सो डेल्टा कैलकुलेट करना, तो किसी भी तरीके से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू मिले तो स्टेप 2 डेल्टा 1 देखें कि वो कहां पर दिख रहा है, तो यहां पर दिख रहा है। ये वाली रे क्या है, ये इस तरह की रे कुछ, ये एंगल है आई, ये n1, ये p और यहां पर ये डेल्टा 1 और ये r1। तो डेल्टा 1 प्लस r1 शुड बी इज इक्वल टू i, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिंस i इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस r1, दैट्स व्हाई डेल्टा 1 की वैल्यू यहां से हमने फाइंड कर ली i माइनस r1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ध्यान से देखें डेल्टा 2 प्लस r2 इज इक्वल टू e, इस वाले में ये चल रहा है डेल्टा 2, ये चल रहा है r2 और ये पूरा का पूरा एंगल चल रहा है e। तो हमने बोला सिंस डेल्टा 2 प्लस r2 इज इक्वल टू e, सो डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई e माइनस r2, इक्वेशन नंबर 3। बाय 2 and 3 into 1, 2 and 3 into 1 we get delta is equals to I minus R1 plus E minus R2। थोड़ा तमीज से लिखा तो I plus E माइनस कॉमन ले लिया R1 plus R2। ये हमारा एक वन ऑफ द इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 4। इसमें से नॉन क्या क्या चीजें, नॉन वो चीजें हैं जो बाहर थी। बाहर क्या थी, I था बाहर और E था बाहर। तो इसका मतलब I हमें प्रिज्म के बाहर दिख रहा था, E भी प्रिज्म के बाहर दिख रहा था, ये नॉन वैल्यू थी। R1 R2 तो अंदर कुछ हुआ है, हमें पता क्या है A। अब हमारा एम है कि बस I E और A की फॉर्म में हम आंसर लेकर के आए। तो इसके लिए अब हमने क्या किया, स्टेप 3 करी। स्टेप 3 क्या है साहब, देखिए स्टेप 3 के अंदर हमने बोला इन क्वाड्रिलेटरल APNQ, APNQ के एंगल अंदर एंगल A प्लस P प्लस N प्लस Q, वी नो दैट ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 360। एंगल A तो खुद A है ही सही, एंगल P देखा इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो ये एंगल P 90 डिग्री है और ठीक ऐसे एंगल Q भी 90 डिग्री है। ये एंगल A है और ये एंगल N है, ये वाला, ये N, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, ये A और ये पूरा का पूरा क्योंकि नॉर्मल बन रहा है इस वजह से ये एंगल 90 डिग्री। तो मैंने लिख दिया A 90, N 90, 360, हमारे पास आ गया A प्लस N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। नाउ कौन सी इक्वेशन के अंदर देखेंगे अब, इन ट्राइंगल, ये इन ट्राइंगल स्टेप 4। कौन से ट्राइंगल के अंदर, PNQ, इन ट्राइंगल PQN या PNQ, R1 प्लस R2 प्लस N शुड बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ शुड बी इक्वल, बोथ शुड बी इक्वल। तो हमने लिख दिया साहब A प्लस N इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस N, दोनों ही 180 डिग्री है, इक्वेट कर दिया, N से N कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, या सिंपली R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ गई A, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 4 में। सो बाय 7 into 4 वी गेट R1 प्लस R2 की जगह इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा काम खत्म हो गया, I प्लस E माइनस A। दिस इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इन नॉन टर्म्स। नॉन टर्म्स क्या क्या थी, I नॉन था, E नॉन था, A नॉन था। दिस वाज आवर फर्स्ट एम। कितनों को समझ में आ गया यहां तक?